है ना, अभी ऑफिस खुला हुआ है शायद इनको, सबसे पहले ये काम करें, सारी कंडीशंस पता करते हैं, राइट। हाँ बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्या वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग अरुषि आपके सामने आइए बेटा। लास्ट क्लास में थे ना आप, साइंस की क्लास में? लास्ट क्लास के अंदर हमने एटम को देखा था इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इजंट इट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लग गया था, राइट? यस। सीधा थोड़ा उस चेयर पे बैठ, तेरी फेस दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो वाली चेयर पे बैठ जा साइड। आकर कर दिया था बेटा। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की बात कर रही है। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बताऊं नहीं बोर्स मॉडल का, कि बोर्स मॉडल में क्यों नहीं, बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया था ना उस बात को कि भाई हर शेल की अपनी एनर्जी है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर शेल इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द शेल इटसेल्फ। जब वो एक शेल से दूसरी तरफ जाए, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। बोर्स इस बात को नहीं बता पाया था। बोर was failed to explain that every orbit is having its own energy. बोर नहीं बता पाया था, सॉरी रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, बोर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। Did you get it? मॉडल ऑफ एटम में कोई ड्रॉबैक नहीं था, आज भी है, आज भी उसी पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली राइट टिल डेट, राइट? So in the last class we came across about the atomic number and mass number. क्या होता है एटॉमिक नंबर? सिद्धार्थ, लास्ट क्लास में थे तुम, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? आदित्य, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। किताब उठा के नहीं देखा, याद किए, याद ऐसी हल्की चीज है, 9th क्लास की चीज है ये। एंड यू आर इन विच क्लास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, यही बताया था नहीं? एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी एटॉमिक नंबर होता है, राइट? डाल्टन ने ये कहा था ना कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, केमिकल रिएक्टिविटीज, एवरीथिंग सेम। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम्स भी अलग अलग हैं, राइट? अगर ये एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है तो यहां हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। और यहां क्या लिखते हैं हम? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है आदि? इज अ रॉन्ग आंसर। व्हाट इज मास नंबर? पढ़ा नहीं इसका तो तूने लखनऊ से। तो मास नंबर किसे कहते हैं? फिर तो गलत है आंसर। शुड आई टेल? हाँ तारुषि बताओ। सर एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं गलत है बेटा। मास नंबर इज मास का मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है। कोई बात नहीं, हम नहीं, क्या होगा आंसर? सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। ठीक है ना? एक बात याद रखना, मास नंबर ऑलवेज कंस्टिट्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी संख्याओं को ऐड कर दो तो वो मास नंबर होगा। डिड यू गेट इट? ठीक है ना? तो ऊपर मास नंबर है। मास नंबर इज नथिंग बट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट? एंड इट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स।
तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स आइडेंटिकल होने चाहिए। हमारी बॉडी के सेल्स आइडेंटिकल हैं, आपके आइडेंटिकल हैं, सारे सेल्स हमारे बॉडी के एब्सोल्युटली मैच करते हैं, राइट। लेकिन एलिमेंट्स के केस में ऐसा, कई एलिमेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। एक ही एलिमेंट के एटम जो कि सेम होने चाहिए थे, सेम ना होकर अलग अलग भी होते हैं, राइट। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को, फिनोमिना को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। हाइड्रोजन है, राइट। मैंने हाइड्रोजन का सिंबल ये लिख दिया H11, H12, H13। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर 3 तरीके के हाइड्रोजन मिलते हैं, राइट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्वाइट ऑब्वियस है, आपको पता होगा ये नीचे क्या लिखा है 1 और ऊपर क्या लिखा है, राइट। ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है बेटा? आयुष आप बताओ। इसको देखो ना, इसके ऊपर क्या लिखा है? Mn का मतलब होता है मास नंबर, An का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है 3? मास नंबर, राइट। मास नंबर का मतलब किस किस का ये सम है, किस किस का सम है ये मास? एक्सीलेंट, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। क्लियर। H11 के केस के अंदर, H12 के केस के अंदर और H13 के केस के अंदर, ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 तरीके के एटम हैं। और तीनों के डिफरेंस को क्या आप समझ पा रहे हैं? दिखते जैसे मैंने ये लिखा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? है मास नंबर क्या होता है? एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उन दोनों के सम को मास नंबर कहते हैं। और अलग अलग शेल्स में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स के सम को भी कहते हैं, और या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इस केस में देखिए आप, हाँ ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, अगर ये एक एलिमेंट एक्स है तो ये मास नंबर है। तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर, राइट। तो मास नंबर का जो फार्मूला है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। एग्रीड। अब जरा H11 के केस में देखो, H11 के केस के अंदर ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो मास नंबर है, मास वैल्यू है, तो इसे 1 कहूंगा या नहीं? मास नंबर इसका 1 हो गया, राइट। नीचे क्या है? ये 1, ये 1 क्या है? एटॉमिक नंबर। यानी क्या है ये? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स एंड नहीं है भाई, और है, राइट। 1, राइट, प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? है ही नहीं, 0। अरे भाई 1 मैंने मास नंबर डाला, इसके केस के अंदर मास नंबर 1, प्रोटॉन 1 प्लस न्यूट्रॉन, तो n क्या होगा? 1 - 1 0। एग्रीड और नॉट? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? दूसरे वाले 1 होंगे या नहीं भाई? ये क्या मास नंबर क्या है इसका? 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो न्यूट्रॉन क्या आ गया इस वाले में? 1। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है? 1। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा? आदि। इसके अंदर 3 - 1 2। सीधा याद रखना कि ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है सीधा। तो सर, ये इनके ये हर वेरिएशन में सिर्फ न्यूट्रॉन्स वैरी करेंगे?
आइसोटॉप्स में। अभी मुझे बताने तो दो एक बार बेटा, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन भी खत्म नहीं किया है। आप देखिए ये 3 तरीके के हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट से ही बिलोंग करते हैं। ये ऐसे हो गया जैसे हमारे मेरी बॉडी में 3 तरीके के सेल हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हाइड्रोजन एलिमेंट अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट, उसके भी एटम में 3 तरीके के एटम पाए जाते हैं, और वो पाए किसके लिए किस कारण से जाते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ये एक ऐसा हाइड्रोजन का टाइप है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ये एक ऐसा है जिसमें एक न्यूट्रॉन है। ये ऐसा है इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है। तो ये खासियत जो नजर आ रही है वो डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण नजर आ रही है नहीं। इट इज द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स amongst the 3 hydrogen atom, right, that in turn creates 3 kinds of hydrogen atom or not, right? तो ऐसी कंडीशन जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, देखो तीनों में खासियत क्या, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है या नहीं? तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों का मास नंबर अलग अलग है। मास नंबर अलग अलग है ना, 1, 2 और 3। तो हर वो एलिमेंट जिसके एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। H11, H12, H13, 3 तरीके के ये जो हाइड्रोजन मिले, जरा ध्यान से देखो, इन तीनों की खासियत ये है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, राइट? तो ऐसी कंडीशन किसी भी एलिमेंट में अगर मिलेगी जिसमें उस एलिमेंट के अंदर ऐसे एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग अलग होगा, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। तो व्हाट इज आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या बोला है मैंने? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। हाइड्रोजन isotopes are the atoms of the same element having same atomic number, but different mass number, known as isotopes. Did you get it or not? Right? अब ये जो 3 तरीके के हाइड्रोजन एटम है, ये अपने आप में बड़े खासियत है इनकी भी। इसको कहते हैं हम नॉर्मल हाइड्रोजन। इसको आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में भी। इसको कहते हैं हम हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन है ना। ऊपर वाले में तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। अरे 1 - 1 किया न्यूट्रॉन 0, नीचे वाले में 2 - 1 किया न्यूट्रॉन है, राइट? और ये और भी हैवी है, मच मोर हैवी। तो चूंकि ये तीनों अपने आप में अलग अलग हाइड्रोजन है और तीनों की खासियत है, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये इसका हम पानी पीते हैं, H2O। उस H2O में जो H होता है वो ये वाला होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन। ये जो है ये हैवी वाटर है, राइट? जो हमारे घर में आरओ क्यों लगा हुआ है? सबके घर में आरओ लगा हुआ है ना। वैसे तो रोहिणी के जोन में तो आरओ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो फिल्ट्रेशन है गवर्नमेंट एमसीबी का वो बेहतरीन है। लेकिन खारा पानी कहते हैं ना, जिसे हैवी वाटर कहते हैं, जो जमुना साइड में मिलता है, ईस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो वो पानी पीने के लिए भी ठीक नहीं है और दूसरा कपड़े धोने के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो कपड़े धोते हैं तो ना उसके साथ गंदगी उल्टा कपड़े के साथ चिपक जाती है, राइट? तो वो हैवी हाइड्रोजन है। ये जो तीसरा है ये तो बहुत ही हैवी है। ये जो तीसरा है इसे एटम बम बनाने के काम आता है, हाइड्रोजन बम बनाने के काम आता है, राइट? हाइड्रोजन बम किस किसने 2012 देख रखी है मूवी? नहीं देखी तो देखना, कभी टाइम लगे तो नेटफ्लिक्स पे देखना, राइट? 2012 डाल के देखना, उसमें दिखाया कि पूरा वर्ल्ड कैसे खत्म हुआ है, मतलब होगा या उस फिल्म के अंदर जो खत्म हुआ है? तो वर्ल्ड पूरा खत्म होने की बात तो हुई थी ना उसके अंदर, या किसी भी कारण से हुई है? अभी मेरी बात तो पूरी सुन ले एक बार। तो उसमें पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया था, ये दिखाया था, अर्थक्वेक के कारण हुआ था। ही इज राइट। 2012 देखना, आपने देखी है इसका मतलब, राइट? बहुत बेहतरीन मूवी है, अगर देखना तो कभी समय हो तो उसको जरूर देखना। उसमें अर्थक्वेक के कारण सारा वर्ल्ड खत्म होता है, ये दिखाया था। 1-2 किलो का हाइड्रोजन बम
में वही ताकत है जो उस फिल्म में दिखाई। 2 किलो का हाइड्रोजन बम अगर कोई कंट्री छोड़ देती है तो इट कैन एनवेलप 75% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। 75% वर्ल्ड को जड़ से खत्म कर देगा। और आज सिर्फ 2 किलोग्राम का हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए एटम बम बनाना पड़ता है। एटम बम वही है जो हिरोशिमा नागासाकी पे डाला गया था। मालूम है ना आपको, एटम बम डाला गया था जापान में, जिससे लाखों लोग मर गए थे। एक एटम बम अगर डाला जाता है तो एक एटम बम लगभग 150 किलोमीटर का अर्थ के अंदर होल कर सकता है। एक खाली एटम बम। एक एटम बम हमारे अगर देश में कहीं भी डाल दिया गया तो 12-15 स्टेट जड़ से खत्म हो जाएंगी, राइट। या हमारा देश किसी और पे डाल दे तो उसका खत्म हो जाए। लेकिन एक हाइड्रोजन बम में इतनी पावर होती है कि वो 75% वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। और हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए 10⁻35 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर आम नहीं देता, पहले उसके लिए एटम बम छोड़ना पड़ता है, वो फिर हाइड्रोजन बम को इनिशिएट करता है। और हाइड्रोजन बम बनाने के लिए इस वाले हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, H31। तो मैं कहना ये चाहता हूं बेटा, ऐसे ऐसे वेपन्स तैयार हो गए हैं जिनको कोई अर्थक्वेक की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही अर्थक्वेक क्रिएट करने के लिए एनफ है। उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि पूरा वर्ल्ड खत्म कर सकते। हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट के तौर पे ना, पानी नहीं है, ये तो हाइड्रोजन है। पानी में तो ऑक्सीजन भी तो होता है, राइट। ये तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये गैसियस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। क्या ये बात क्लियर होगी बेटा? तो ये जो 3 तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन है, इनके भी नाम भी है और बड़े फेमस है ये तीनों। दिस इज प्रोटियम, this one is known as deuterium, and this one is known as tritium. These are the 3 different kinds of isotopes. These are basically isotopes. किसके? हाइड्रोजन एलिमेंट के। हाइड्रोजन एलिमेंट में 3 तरीके के 3 किस्म के एटम मिलते हैं, राइट। हाँ, एलिमेंट्स नहीं है, ये एटम है। एक ही एलिमेंट के नहीं आएंगे वो यूसेज, अभी कुछ नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, राइट। आपको ये पूछा जाएगा डिफाइन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को जो ना दिमाग खोल के यहाँ बैठा हुआ है उसको जिंदगी भर के लिए बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक ही एलिमेंट में 3 प्रकार के एटम मिलते हैं और तीनों प्रकार में एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम मिलेगा। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा। तो क्या होनी चाहिए भाई आइसोटॉप्स की डेफिनेशन? आइसोटॉप आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number, and the reason behind the isotopes is the difference in the number of neutrons. Isotopes बनने का कारण क्या है? इसमें तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, 1 - 1। अरे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फार्मूला याद रखना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर 2 - 1 1 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है? 0। इसमें क्या है? 1। इसमें क्या है? 2। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आइसोटॉप्स पाए जाते हैं तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, राइट, रीजन बिहाइंड द आइसोटॉप्स। एक्सीलेंट, न्यूट्रॉन के कारण। क्योंकि न्यूट्रॉन, देखो मैंने बताया था आपको, पूरे के पूरे एटम के अंदर बीच के पोर्शन जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो 99% मास पूरे एटम की बॉडी का उसी न्यूक्लियस में ही होता है। बाकी का सारा स्पेस तो खुला है। मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम एक्ट्स एज ए वेकेंट स्पेस। दैट्स व्हाट द रदरफोर्ड राइट टोल्ड टू अस, और ये बात उसकी सही भी साबित हुई। बोर ने भी यही कहा, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस तरीके से इमेजिन करो कि ये अब पूरा एटम, ये बीच में न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट पे, अलग अलग देश हैं एक तरीके से, हर देश की अपनी अपनी पॉपुलेशन है। जो सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस की है उसकी पॉपुलेशन 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उससे अगले की में 8 है, फिर 18, फिर 32, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक मैंने आपको समझा दिया था कि 18 1 से लेकर
18 एटॉमिक नंबर तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 से 18 तक के, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक हाइड्रोजन का तो 1 ही रहेगा। 18 की बात करूं तो क्या होगा? 288। लेकिन 19 में से लेकर 19, 20 वो हो जाएगा फिर 288, 19 है ना 1। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फिर क्या हो जाएगा? 2882। क्यों हो जाएगा? दिस इज नॉट द कप ऑफ टी राइट नाउ, वो बाद में देखेंगे। और इस अरेंजमेंट को, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल ऑफ एन एटम नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, राइट? लिखो आइसोटॉप्स आर, लिखिए आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तेजी से लिखिए प्लीज। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। having same atoms are elements of same isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन का भी आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, राइट? तो उसके अंदर सिद्धार्थ बताएगा कि पहले के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं। हाँ, पहले वाले में हाँ 35। आप बताओ कितने हैं आयुष? इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? पूछने का मतलब टेस्ट नहीं ले रहा। 17 तो प्रोटॉन्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था यार, ऊपर होता है हाँ क्या कितने? 18। वेरी गुड। ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, राइट? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बता इसमें कितने हैं न्यूट्रॉन्स? यस, करेक्ट। और ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर, प्रोटॉन्स को मैं लिख सकता हूँ ना एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कैन बी रिप्लेस एज एटॉमिक नंबर क्योंकि प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर है, प्लस न्यूट्रॉन। तो फार्मूला नहीं बन गया? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। 10th और 9th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। डिड यू गेट इट और नॉट? समझ में आ गया? कार्बन के भी होते हैं, ये नहीं कि सभी एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के होते हैं, राइट? कार्बन के ये 3 आइसोटॉप्स हैं। तीनों का क्या फीचर ये है कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, राइट? क्या बेटे दोबारा बोलो। सेम क्या? सैंपल हटा के बात करो सर। हाँ हाँ, ये है कार्बन, ये वाला। यस यू आर राइट, ठीक है ना? फिर 16O8, 17 और 18 ये ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। और अगर एग्जांपल नियॉन, नियॉन अगर हम लेते हैं, कईयों के याद करने चाहिए, जिन जिनके मैं लिख रहा हूँ उनके याद जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में आता है डिफाइन आइसोटॉप्स। 10th में भी आता है डिफाइन आइसोटॉप्स एंड गिव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। तो सारे एग्जांपल मैंने दे दिया। ये नियॉन है, राइट? ये बनाने की कार्बन 12
बनाना है, कोई डिजाइन थोड़ी ना बनाया मैंने। सर मतलब कि लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल्स पूछेगा तो एग्जाम्पल एलिमेंट्स के तो दोगे, राइट? यहाँ डिजाइन थोड़ी ना है कोई, लिखना होगा, यूं क्या है। हाँ हाँ, तो एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स आपको मैंने लिख कर दे दिए हैं, ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे हैं, ये याद कर लो तो भी शुक्र है। और मैं तो दे दूं 25-30 तुम्हें, ना वो एग्जाम में आने और ना तुम्हारे बस की याद करना उसे। फिलहाल इतने जरूर याद कर लेना, राइट? क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे चलूं? नेक्स्ट एक और फिनोमिना है आइसोबार। देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 प्रकार के एटम है। सेम एटॉमिक नंबर है, मास नंबर नहीं भाई, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अरे मैं अभी आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ। आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स में होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन एक एलिमेंट है और कैल्शियम एक एलिमेंट है। आर्गन के भी एटम्स हैं, कैल्शियम के भी एटम्स हैं। ये 2 एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के हैं और इन दोनों के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर 40 है तो इसका भी 40 है, राइट? इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो ऐसा कोई सेट मिले ना बेटा, किन्हीं 2 एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का, जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। डिड यू गेट इट? हाँ, क्योंकि एक आर्गन है, एक दूसरा कैल्शियम है। ऐसा भी होता है कि एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के मास नंबर सेम पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम आइसोबार्स कहते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, एक एग्जांपल बहुत है, इसको याद करना। क्लियर है? देखो, आइसोबार्स आर atoms of the same element. Isobars are same element with different element. Sorry, yes, I'm sorry. Isobars are the atoms of different element. I like it. Good. Isobars are atoms of different element. Yes, different element having same atomic number. Different atomic number. Having different atomic number, right? यानी कि क्लास में हो तुम, right? Having different atomic number but same mass number. Clear हो गया? हाँ. Isobars are nothing but they are the atoms of the different element having same mass number but different atomic number. Right? चल दोबारा लिख. Isobars are atoms of, तेजी से लिख फटाफट. Isobars are atoms of different element having same mass number but different atomic number. Having same mass number but different atomic number. क्या ये क्लियर है? एक्सक्यूज मी हाँ बेटे. सर, एक बार आइसोबार से एक्सप्लेन कर दो सर। वो पावर कट की वजह से ना नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है हर बार। आइसोबार्स आप ध्यान से देखिए, ये दोनों आर्गन एलिमेंट है बेटा. यस सर। ये कैल्शियम है. तो ऐसा भी होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे सेट ऑफ एटम्स मिल जाते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है, मास नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, डिफरेंट. So what do you mean by isobars? Isobars are the atoms of the different element having same mass number but different atomic number. ओके सर, गॉट इट। हाँ, गुड. कंबाइन मतलब कंबाइन थोड़ा ना, पेयर में, एग्जांपल के तौर पे पेयर नहीं तो कहूंगा मैं, कंबाइन थोड़ा ना करेंगे हम. मतलब कंबाइन भी कर सकते हैं. नहीं, इनके बीच में रिएक्शन थोड़ा ना होगा. कंबाइन केमिकल बॉन्डिंग के कारण होता है, वो हम आएंगे.
ये तो आप याद करने के लिए सेट ऑफ पेयर, भाई दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स की ये खासियत है, राइट। ओपन योर एनसीईआरटी, स्विच ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 55। जिन पे नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट, मैं उनको अभी बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द टू फॉर्म। ये ब्रोमीन के दो अलग अलग किस्म के आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स है या नहीं है? ये आइसोटॉप्स हैं आइसोबार्स में? डेफिनेटली, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर इनका अलग अलग है। क्या ये बात क्लियर है? ये क्या है बेटा जी? आइसोटॉप्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। अब प्लीज पहले क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर बाद में निकालेंगे। मान लिया मेरे हाथ में, राइट, एक कंटेनर है, उसमें ब्रोमीन गैस है, राइट। और वो जो ब्रोमीन गैस है तो ऑब्वियसली गैस कंस्टिट्यूट एटम्स, उसमें अपने एटम्स हैं। दो प्रकार के एटम है उसके अंदर। कौन कौन से? एक है ब्रोमीन जिसका मास नंबर 79 है, और दूसरा ब्रोमीन जिसका मास नंबर 81 है। एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग। और ये गिवन है कि इस टाइप का जो ब्रोमीन एटम है उसकी परसेंटेज है 49.7, और इस किस्म का जो है उसकी परसेंटेज है 50.3। तो यानी कि अगर हम ब्रोमीन के वेट की बात करें तो एक इस प्रकार का वेट है, एक इस प्रकार का वेट है। तो हमसे पूछा एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो देखिएगा एवरेज एटॉमिक मास जब हम निकालेंगे ये गारंटेड आएगा स्कूल एग्जाम में, 10th में 9th में। और 10th के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। एवरेज एटॉमिक मास जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास के लिए इस पहले वाले ब्रोमीन का मास नंबर कितना है? 79, और उसकी परसेंटेज कितनी है? इंटू 49.7 को डिवाइड कर देंगे 100 से। परसेंटेज में डिवाइड ही तो करते हैं। सर ये परसेंटेज किस चीज की है? ये इस किस्म के ब्रोमीन एटम की है। मैंने कहा नहीं मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें ब्रोमीन गैस है, तो ब्रोमीन गैस के एटम से बनी है या नहीं बनी बताओ, राइट। तो दो तरीके के आइसोटॉप्स हैं उसके अंदर, सिंपल सी बात है। एक आइसोटॉप ये वाला है, एक आइसोटॉप ये वाला है। दो किस्म के, मेरा कहने का मतलब है, एटम्स हैं, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। इस किस्म की अवेलेबिलिटी जो है, परसेंटेज जो है वो इतनी है, दूसरे की इतनी है। तो इनका एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर हम ऑफ ब्रोमीन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले वाले का मास मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी परसेंटेज से, राइट भाई। इसी तरीके से दूसरे वाले का मास और उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी परसेंटेज से। बस खत्म आंसर। अब ये कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है, ये होमवर्क है, घर पे करनी है। आंसर उतार लो 10th वाले भी जरूर इसका। हाँ, ये फार्मूला क्या है भाई? एक की मास को ले लिया, उसकी परसेंटेज ले ली, दूसरे के मास को ले लिया, उसकी परसेंटेज ले ली, दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है भाई? एक चीज 50 ग्राम है, एक चीज 75 ग्राम है, तो अलग अलग परसेंटेज है नहीं। परसेंटेज जो अलग अलग वो भी गिवन है, तो आंसर तो परोस के दे दिया ना आपके हाथ में, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या ये क्लियर है?
स्कूल में तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। मास नंबर माइनस एटॉमिक, ये देखो वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। 11 एक एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक मास हमको गिवन है, तो उसमें एक किस्म का एटम ये है, दूसरे किस्म का एटम ये है। हमको बताना है कि इसकी कितनी परसेंटेज है और इसकी कितनी परसेंटेज है। पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों एटम्स का परसेंटेज गिवन था, गिवन था या नहीं, राइट। इस बार इन और एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। अब एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, परसेंटेज निकालनी है, राइट और नॉट। बेटा क्या क्वेश्चन की नेचर समझ में आई, आंसर बात की बात है। कोई डाउट क्वेश्चन के अंदर? तो भाई जिसको निकालना होता है हम वेरिएबल लेते हैं। मान लिया x जिसका 8 और 16 है, उसकी परसेंटेज x है, तो दूसरे की कितनी होगी? परसेंटेज मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है? किसी के 100 नंबर आए हैं तो 100 हो गया, किसी के 60 नंबर आए हैं तो 60%। तो अगर इस एलिमेंट के अंदर इस किस्म का एटम x% का है, तो दूसरा क्या होगा? 100 माइनस एक्स। दूसरा 100 माइनस एक्स होगा या नहीं? बोलिए कोई डाउट? पी ले ले, एक्स की p%, दूसरा कर दे 100 माइनस p। चलो आप वाली बात कह देता हूँ, अगर आपको x पसंद नहीं है तो p%, वो तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो a से z तक कुछ भी ले लो। पहली बात तो ये उठती है, क्या ये मैंने लिखा है लॉजिकली समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई डाउट इसके अंदर? बेझिझक पूछो। हाँ, मान लिया ये इसके 40 हैं, इसके 40% है इसमें, तो इस या दूसरा किस्म कितना होगा? खत्म। तो 60 कैसे निकाला? 100 माइनस 40 कर दिया ना। अब 40 तो मैंने दिया था, तो यहाँ x है या p है, दूसरा 100 माइनस p हो गया। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने लिखवाया है, देखो मास नंबर है ना, तो मास नंबर कितना है इसका? 16 इंटू x%, ये लिखा है ना, देखिए बेटा ये x%, x अपॉन 100 प्लस दूसरा कितना है हमारा 18 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। क्या ये क्लियर है? और ये गिवन है हमें, किसके इक्वल है ये? 16.2। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर 16.2। इसका आने के चांस 99% है। जो 9th क्लास के आपके स्कूल में आएगा ये क्वेश्चन। पर कितना है कि ब्रोमीन की जगह कोई और एलिमेंट दे देंगे, नेचर यही रहेगी। तो एवरेज एटॉमिक मास इसका 16.2 है, तो ये हो गया 16x अपॉन 100, ये हो गया 18 100 माइनस x अपॉन 100। क्या ये क्लियर हुआ है बेटा जी? Yes. अभी तो इसने बताया था कि जब एक में 40% है तो दूसरे में कितने होंगे? यार परसेंटेज के आगे 100 ही तो लेते हैं। अगर 50% की बात करते हैं तो 50 अपॉन 100 ही लेते हैं। ये सब आपने छोटी क्लासेस में कर रखा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इसे जरा सॉल्व करके मुझे बताओ x कितना आया। सर एक बार एक्सप्लेन करोगे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला? ये Average atomic mass is nothing but is basically the sum of the masses of individual different types of atoms.
यस सर, बट हमने ये कैसे निकाला है, इनको समझ नहीं आया। एक 50% है, दूसरा कितना होगा बेटा? 50%। ये मान लिया 25 ग्राम है, ये मान लिया 60 ग्राम है। तो आप बताओ एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अरे जो 25 ग्राम है वो कितना उसका अमाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 50/100 से। मान लिया ये है ही नहीं, सिर्फ यही है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? 25 × 50। लेकिन अब एवरेज बोलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब एक ही किस्म का एटम है तो एवरेज किस बात का? अमाउंट कितना आएगा? 25 × 50/100। तो 25 ग्राम, दूसरा है 60 ग्राम, वो भी 50% है, इंटू 50/100। इसमें भी जो कोई आंसर आएगा, इसका भी जो कोई आंसर आएगा, उसे ऐड ही तो करेंगे, तभी तो एवरेज आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन है 16.2 16x सर अपॉन, इसमें x क्या आया बेटा? x 90 आया और जो दूसरा उसके 10 होगी। एक्सीलेंट, x आएगा 90%, तो दूसरा 100 - 90 10% इज द राइट आंसर। जिससे नहीं हुआ वो होमवर्क है, वो खुद से करेंगे घर पर। क्या ये क्लियर है? प्लीज टेल मी। यस सर। अब जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, राइट, इसके बाद हम तैयार हो गए, हमारा बेस तैयार हो गया किस चीज को समझने के लिए? आयन को समझने के लिए कि आयन किसे कहते हैं। किस चीज को समझने के लिए कि भाई ऑक्सीजन को हम O2 क्यों लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 क्यों लिखते हैं, नमक का केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है NaCl, पानी का H2O है, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब का H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, एल्कोहल शराब, राइट, उसका C2H5OH है। क्यों है? राइट, ये बनते कैसे हैं, इसके लिए हमें आयन के बारे में पता होना चाहिए, ION। अब देखो आयन, आप खुद ही, जब मैं आयन को एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद सोचना कि कैसा सिलेबस बना रखा है स्कूल वालों ने, NCERT ने, कि आयन के बारे में पहले चैप्टर में है, और आयन तब समझ में आएगा जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताओ, खासकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ। जब तक यही नहीं पता, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र ही नहीं है एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए 9th की केमिस्ट्री कंफ्यूज कर देती है। टीचर भी क्या करते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाकर सीधा आयन के बारे में बता देंगे। अरे आयन तो तुमने बता दिया, लेकिन आयन क्यों है, क्या कारण है, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं होता बच्चों को। तो मैंने क्या किया है, दोनों चैप्टर्स को मैं ना मिक्स करके होमोजीनियस फ्रिक्शन में पढ़ाता हूँ। जिस दिन मैं कहूंगा सिलेबस खत्म हो गया, उस दिन दोनों चैप्टर्स एक साथ हो गए तुम्हारे, राइट। और फिर हम इसके ऊपर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और वो 10th को जरूरत नहीं होगी वो करने की, 10th को लिए उतना करना जरूरी है जितना हमको 9th से सब 10th के अंदर यूज है, लेकिन 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर मैटर एज ए प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं कराया, थ्योरी है पूरी, राइट। तो उसे कपिल सर से कांटेक्ट करके जब भी टाइम हो उसे करते रहो, कहीं कोई दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं जितना टाइम उसको दूंगा उससे बेटर है मैं इसके एडवांस लेवल की क्वेश्चंस कराऊं। क्योंकि अगर ये दो चैप्टर्स के हमने एडवांस लेवल तुम्हें करा दिया ना, तो तुम्हारी केमिस्ट्री 10th की भी स्ट्रांग हो गई, एफर्टलेस हो गए तुम 10th में, राइट। तो हमको जब हमारे पास वीडियो सेशन है तो उससे आप कवर कर सकते हैं। तो मैं आपसे बेटा ये कह रहा था कि अब आपको आयन के बारे में पता लगने से पहले जितना भी आज तक हुआ है उसको प्रैक्टिकली आप करके दिखाओगे मुझे, राइट। और कैसे करके दिखाओगे, ये जो पेज नंबर 854 पर आओ एनसीईआरटी के, पेज नंबर 54 एनसीईआरटी,
ये 9th वालों को भी करना है और 10th वालों को भी करना है, दोनों के लिए ये असाइनमेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिपेंड करता है, जो अगले हफ्ते में शुरू करने जा रहा है। 1 से लेकर 7 तक नहीं, 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 19 तक, खासकर 19वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटीड आएगा। तो मेरी बात भी सुन लो, कोई स्कूल जाना नहीं है किसी भी कीमत पर, ये आपको 3 बजे तक मुझे भेज देना है करके, परसों 3 बजे। कल तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री करके भेजनी है, और रही बात 9th की, परसों तक ये 1 बजे तक हो जाना चाहिए। तुम तो अभी करना शुरू कर दो, बल्कि अभी करना शुरू कर देना, और प्रिसाइज असाइनमेंट बनाकर एटम एंड मॉलिक्यूल्स का असाइनमेंट मुझे भेजना। जो क्वेश्चन ना निकले कहीं से आंसर मत देखना, मुझसे ही पूछना, अगर चैप्टर ढंग से समझना है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, राइट, जितना भी मैंने पढ़ाया है, अभी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी के बारे में नहीं बताया, वो नहीं पढ़ना रघुवीर सिंह से। एटॉमिसिटी तो बाद की बात है, आयन होने के बाद पता लगेगा। तो बता दो एटॉमिसिटी, लिखो एटॉमिसिटी क्या हो, और फिर मुझसे पूछना मत कि सर ये क्यों आया। यार बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, लखवीर सिंह की मजबूरी है, वो वही तो करेगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो मेरे हिसाब से चलेगा, उसकी किताब कौन खरीदेगा। इतना तो कॉमन सेंस रखो ना। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी रेफरेंस बुक होगी, कोई भी रेफरेंस बुक, वो तो सिलेबस तो वही फॉलो करेगी जो एनसीईआरटी का है। एटॉमिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, जब आपको क्लियर हो जाएगा, एटॉमिसिटी क्यों पता लगेगी, एफर्टलेस हो जाएगा। तो आई नो बेटर कि क्या करना है, नहीं तो मैं क्यों कराता तुम्हें ये। क्लियर है बेटे? मतलब फेथ नहीं रखो मेरे पे, ब्लाइंड फेथ रखो, मैं ये कहना हूं। सब करा दूंगा, एक्साइटमेंट देख के वैसे अच्छा लगता है कि तुम जानना चाहते हो। तो ये 19 के 19 क्वेश्चन परसों मुझे 3 बजे तक भेज देना, तब आयन कराऊंगा, नहीं तो कराऊंगा नहीं। और जिसने नहीं भेजा ना, वो क्लास में नहीं बैठेगा। आयन की क्लास में मैं उसको ना तो वीडियो दूंगा और ना ही लाइव सेशन दूंगा, राइट? क्लियर? अब तुम सोचोगे सर हिटलर रूल क्यों लगा दिया, तुम मुझे बता दो कि ना करूं तुम्हारे साथ थोड़ी सकती। अरे तुम फेल हो जाओगे, मेरा क्या नुकसान है बताओ? मेरा कोई नुकसान है आयुष? लेकिन धिक्कार है मेरे ऊपर फिर। मैं पेरेंट्स को पहले, ये वो इंस्टीट्यूट है जहां पूरा साल बच्चा पढ़ा और फेल हो गया, पढ़ा 11th में और फेल हो गया, लोग स्कूल बदल लेते हैं, लेकिन अगले साल भी उनके पेरेंट्स ने मेरे पास ही छोड़ा, क्योंकि उसकी बड़ी बहन यहीं से इंजीनियरिंग का टेस्ट क्लियर कर कर इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो गई। तो उनको तो पता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, और उनको मैंने जुलाई में बोल दिया था। ये बात भी आज से 16 साल पहले की है। अभी 2 महीने पहले मैं और कपिल उस लड़के की मैरिज में गए थे, यहीं डी ब्लॉक में रहता है, और आज वो टॉप कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है एज एन इंजीनियर। मैंने जुलाई में बोल दिया था उसके पिताजी को कि भाई एक ही शर्त पर आपका बेटा पास होगा, क्योंकि क्या कि कुछ ऐसा करो मैं पेपर दे आऊं उसका, अगर मैं पेपर दे आऊंगा तो पास हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? मैं छुपाऊंगा नहीं आपके माँ बाप से, पहले ही बता दूंगा आपका रिजल्ट दिसंबर में कि आपका ये परसेंटेज आएगा, 2-4% ऊपर नीचे होगा। और वह अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बहुत पहले ही बता दूंगा कि सब कुछ वेस्ट हो रहा है, पैसा भी आपका बच्चा आपका वेस्ट कर रहा है, मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। तो अब आपके ऊपर डिसीजन है, आप चाहो तो कंटिन्यू करो या नहीं, क्योंकि किसी को निकालना उसका अपमान करना है। किसी का नहीं पता कौन कब जग जाए। गलत कह रहा हूं बताओ?
लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये ना म्यूचुअल सपोर्ट का काम है। मैं अपने रास्ते पर ईमानदार हूं, तुम अपने पे रहो, तो ही बात बनेगी। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता 90% स्कोर लाओ, 100% लाओ, लेकिन एफर्ट्स दिखने चाहिए। आज मेहनत करोगे, एफर्ट्स होंगे ना, तो अपने आप रिजल्ट चल कर आएगा एक ना एक दिन, पक्की बात। लेकिन उसका क्या करें जो घर जाके किताब ही नहीं खोलता, एक तो पहले ही मजबूत वो वीक है, और ऊपर से घर उठा के उसने काम नहीं करना, तो वो पता नहीं क्यों पढ़ रहा है, किसको धोखा दे रहा है, मैं तो समझ से बाहर है। इससे बेटर तुम आपको कहते भाई मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने, मेरे नहीं आता समझ में, मेरी नीयत ही नहीं है पढ़ने की, साफ कहो ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप को हम काम कराएं और आपसे पूछें आपका आंसर ना है, वो तो गलत है। बेटे मैं टाइम पास करने वाले टीचरों में से नहीं हूं। यहाँ मैंने रिस्पेक्ट कमाई है एक, और मैं उस रिस्पेक्ट की वैल्यू करता हूँ, आपकी वैल्यू करता हूँ। आप में मुझे अपना बच्चा दिखाई देता है, लेकिन मेरे घर का भी बच्चा अगर होगा, वो नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा उसको बता दो। अगर टीचर पे सब कुछ होता तो दुनिया के सारे टीचरों के बच्चे टॉपर होते। कैसा है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, बेटा प्लीज कोऑपरेट करो। मुझे ये परसों तक करके दिखा दो, रूल इसीलिए। थोड़ी सख्ती होगी, डिसिप्लिन होगा तो काम करोगे, राइट। लेकिन खुश होके करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। प्लीज करके भेज देना, तब आयन समझ में आएगा। और आयन है ना 11th क्लास के बच्चों को भी क्लियर नहीं होता, 10th की तो दूर की बात है, 11th में साइंस ले लेते हैं, उन्हें नहीं पता आयन नाम की चीज क्या है। आयन पूरा क्लियर करूंगा, उसके ऊपर रेलेवेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये एक्सरसाइज खत्म करो पहले, फिर बाद में आगे जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। Bye, sir. Have a nice day. सेम टू यू बेटा जी, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। हाँ कपिल।